जैसे जैसे रात गहरा रही थी वैसे वैसे रक्षिता का डर बढ़ने लग गया, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। बंद गुफा में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रक्षिता की घबराहट भी। आसपास साए साए हवा चलने की आवाजें आने लग गई। रक्षिता ने फिर से आईने पर हाथ मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे असफलता हाथ लगी। रक्षिता उस आईने से निकलने के लिए तड़प रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे कोई बाहर निकाले। वो मेरे सपने में आने वाला कहाँ है? क्या उसके पास कोई शक्ति नहीं कि वो मुझे इस कैद से मुक्त करवा सके? रोते रोते रक्षिता जमीन पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। गुफा के बाहर आकाश भी उसके आगे से पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। इस पत्थर को एक यक्ष जाति की औरत ईरा ने गुफा के आगे रखा था और इसे बिना पावर के हटाना मुश्किल था। वहीं यक्ष रक्षिता की हवेली के बेसमेंट में पहुंच गया। यक्ष खुश होते हुए बोला, आज तो मुझे रक्षिता के करीब जाने का बहुत दिल कर रहा है। उसने देखा कि वहां रक्षिता अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो ये देखकर काफी हैरान हुआ। यक्ष मन में सोचने लगा, अब तो काफी देर हो चुकी है, रक्षिता को ऑफिस से आ जाना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ होगी। वो तो घर से भी काफी पहले निकल गई थी और नमन ने उसके ऑफिस लौटने की खबर भी मुझे दी थी। यक्ष रक्षिता को हर जगह ढूंढने लगा। पहले वो किचन में देखने गया और फिर बाथरूम में। कुछ देर में उसने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन रक्षिता कहीं नहीं थी। वो उसके बैकयार्ड में भी गया। अब उसे रक्षिता की काफी चिंता होने लगी। यक्ष बड़बड़ाया, कहीं रक्षिता अपनी माँ के घर तो नहीं चली गई? मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर यक्ष ने अपनी आंखें बंद की और वो काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। अगले ही पल यक्ष रक्षिता की माँ के घर पर था। यक्ष ने वहां के किचन में भी देखा और फिर रक्षिता के कमरे में भी। कुछ देर में वो हर कमरा देख चुका था। रक्षिता अपनी माँ और भाई बहनों में से किसी के भी रूम में मौजूद नहीं थी। अब यक्ष की परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, कहीं आकाश ने तो रक्षिता को गायब नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, लेकिन मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर रक्षिता कहाँ है और उसके गायब होने में आकाश का हाथ है भी या नहीं। यक्ष रक्षिता के घर से निकलकर बाहर आ गया और सोचने लगा कि आखिर वो रक्षिता को कहाँ ढूंढे। वो वहीं फुटपाथ पर बैठकर बड़बड़ाते हुए बोला, अभी मैं अपनी कोई पावर बेकार में ही यूज नहीं करना चाहता। अगर ऐसे ही मुझे रक्षिता का पता चल जाए तो ठीक होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और रक्षिता का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यक्ष झटके से अपनी आंखें खोलकर दांत भींचते हुए बोला, मैं रक्षिता को कहीं भी देख क्यों नहीं पा रहा। दूसरी तरफ डार्क हेवन मैंशन में ईरा अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने इधर उधर देखा। ईरा को ऐसा एहसास हुआ मानो कोई रक्षिता को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसने लक्ष्य पर नजर डाली तो वो काफी गहरी नींद में सो रहा था। ईरा वहां से उठकर जल्दी से अपने बंगले के टेरेस पर चली गई। ईरा ने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है जो रक्षिता को मेरी कैद से आजाद करना चाहता है? मैं उसे अपनी कैद से आजाद नहीं होने दूंगी। वो मेरा शिकार है। ईरा ने अपनी आंखें बंद की और देखा कि यक्ष रक्षिता को ढूंढ रहा है। ईरा बड़बड़ाई, ओह, तो ये काम यक्ष का है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा शिकार ले जाना चाहता है। ये बोलकर वो हंसने लग गई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाई। अगले ही पल उसके सामने 3 लोग खड़े थे। ईरा उन तीनों की तरफ देखकर ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ उस यक्ष को रोको। वो किसी भी कीमत पर रक्षिता के पास ना पहुंच पाए। तीनों एक साथ बोले, ऐसा ही होगा। उन तीनों ने ईरा के सामने अपना सिर झुकाया और वहां से चले गए। वहीं यक्ष अभी सोच ही रहा था कि वो रक्षिता को ढूंढने किस तरफ जाए कि अचानक एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने यक्ष की तरफ देखकर पूछा, बाबूजी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? यक्ष ने उस लड़की की तरफ ऊपर से नीचे तक देखकर जवाब दिया, हाँ, किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्यों?
उस लड़की ने कहा, तो इस इमली को बताइए ना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। इमली का काम यही है कि वो सबकी मदद करे। यक्ष ने इमली को रक्षिता के हुलिये के बारे में बताया। इमली सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, एक लड़की को देखा तो था, जैसा आप बता रहे हैं। ये सुनकर यक्ष ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, तो मुझे जल्दी से बताओ कि वो किस तरफ गई है। इमली ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो शायद उस पास की झील की तरफ गई थी, मैंने उसे देखा था। यक्ष ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रक्षिता की फोटो इमली को दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसी लड़की की बात कर रही हो? इमली ने झट से जवाब दिया, अरे हाँ बाबूजी, यही तो वो लड़की थी। मैं तो आपके बताने के तरीके से समझ गई थी कि आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। जल्दी से जाइए, अभी ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ये सुनकर यक्ष उसी तरफ निकल गया जिस तरफ इमली ने उसे इशारा किया था। उसके जाते ही इमली के होंठों पर मुस्कान तैर गई। वह हंसते हुए अपने असली रूप में आ गई। इमली खुद में बड़बड़ाई, ये भी कैसा यक्ष है जो मुझे पहचान भी नहीं पाया कि मैं कोई और रूप लेकर उसके सामने आई थी और मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। उसने अपना मोबाइल निकालकर ईरा को कॉल कर दिया। ईरा ने फोन उठाते ही कहा, काम हुआ? इमली ने अपने बालों की लटों को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी उंगली में लपेटकर घुमाते हुए बोली, मैडम, अब इमली कोई काम करे और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ईरा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, बस बस, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। फोन रखने के बाद ईरा हंसने लग गई। वहीं यक्ष उस जगह पहुंच गया जिस तरफ इमली ने उसे जाने का इशारा किया था। वहां झील तो बनी हुई थी, लेकिन रक्षिता वहां कहीं भी नहीं थी। यक्ष समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और इमली का असली चेहरा देख लिया। यक्ष बड़बड़ाया, जिसने भी ये किया है उसे इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन फिलहाल रक्षिता को पहले ढूंढना बहुत जरूरी है, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। ये सोचकर यक्ष दूसरी तरफ निकल गया। वहीं उसने देखा कि एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसका पहिया टूटा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी खुद उस पहिए को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यक्ष उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने अपनी एक निगाह उस टूटे पहिए पर डाली, जिसके साथ ही बैलगाड़ी खुद ब खुद ठीक हो गई। उस बूढ़े आदमी ने यक्ष की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ बूढ़े की मदद की। यक्ष उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया और उसने अपना रूप बदल लिया। इस नए रूप में वो बूढ़ा एक भयानक राक्षस बन गया। यक्ष ये देखकर हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया? तुम्हें किसने भेजा है? मैं ये भी बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। दैत्य भीम। भीम यक्ष की बात सुनकर हंसते हुए बोला, जब आप ये समझ ही गए हैं तो ये भी समझ लीजिए कि मैं आपको रक्षिता तक नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यक्ष भी गुर्राते हुए बोला, और तुम भी अच्छे से जानते हो भीम कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम सब में सबसे ताकतवर हूँ, सबसे शक्तिशाली यक्ष। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसों को खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। यक्ष ने अपनी आंखें बंद की और फिर झटके से खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो भयानक रूप लेता जा रहा था। उसे देखकर तो एक बार भीम भी घबरा गया। यक्ष की पहले लंबाई बढ़ने लगी और उसके बाद नाखून भी। उसके पैने नुकीले दांत बाहर आ रहे थे। वो और भी ऊंचा हंसने लगा। भीम अपना गला साफ करते हुए बोला, आप मुझे इस तरह से नहीं डरा सकते। अगर आप ताकतवर हैं तो मैं भी आपसे कम नहीं। भीम भी अपना भयानक रूप लेने लगा। आधी रात के समय दो शैतानी शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। यक्ष ने भीम की तरफ गुस्से में देखा और एक रोशनी उसकी तरफ फेंकी। उस रोशनी के टकराते ही भीम बहुत दूर जा गिरा और वो दर्द में कराहने लगा। फिर भी भीम ने यक्ष की तरफ रोशनी फेंकी, लेकिन यक्ष पर उसका असर नहीं हुआ।
अब यक्ष गुस्से में आ चुका था। उसने भीम को अपने हाथों में उठा लिया और पटक कर दूर फेंक दिया। यक्ष भीम को मारने लगा और वो उसे लगातार मारता ही जा रहा था। भीम जल्द ही यक्ष के आगे कमजोर पड़ गया और यक्ष ने भीम को कुछ पलों में खत्म कर दिया। यक्ष ने खुद को नॉर्मल किया और वहीं बैठ गया। उसके सामने भीम की लाश पड़ी थी। यक्ष की आंखों में से चिंगारी निकली, जिसने भीम की लाश को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद यक्ष ने गहरी सांस ली। ईरा अपने टेरेस पर खड़ी महसूस कर पा रही थी कि उसका प्लान फेल हो रहा था। यक्ष धीरे धीरे उसका माया जाल तोड़ने में कामयाब हो रहा था। वो बड़बड़ाई, ये यक्ष कहीं रक्षिता को मेरी कैद से मुक्त न करवा ले। और कहीं ना कहीं वो ठीक सोच रही थी। यक्ष उन सब में सबसे शक्तिशाली था और वो ये भी जानती थी कि यक्ष रक्षिता तक अब आराम से पहुंच जाएगा। ईरा गुस्से में चिल्लाई, ना जाने उस रक्षिता में ऐसा भी क्या है जो वो यक्ष उसे बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी मेरा माया जाल तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। और ईरा के चेहरे पर एक कुटिल स्माइल आ गई। यक्ष इस समय वहां से एक और दिशा की तरफ निकल गया, लेकिन इस बार ईरा पीछे हट चुकी थी। उसने अपने तीसरे आदमी को यक्ष का रास्ता रोकने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि यक्ष को उसके बारे में पता चले और वो लक्ष्य से कुछ भी इस बारे में कहे। उसे पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो इस बार सजा बुरी होगी, क्योंकि यक्ष समाज की दुनिया में गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलती है। फिर भी ईरा गुफा के आसपास अपना माया जाल फैला चुकी थी ताकि यक्ष उस गुफा को ना देख पाए।